ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, संपूर्ण संधि प्रकरणम हम पढ़ रहे हैं। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका इस पुस्तक को आधार बना करके डॉक्टर बाबूराम सक्सेना महाराज जी इसके लेखक हैं और ये बहुप्रसिद्ध पुस्तक है। टीजीटी, पीजीटी आदि अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जो पाठ्यक्रम लगाया गया है, उस पाठ्यक्रम में संस्कृत व्याकरण के विषय को लेकर के इस पुस्तक को रखा गया है सर्वकार के द्वारा। तो हमने आपको अभी तक इसकी 10 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। आज हम इसकी 11वीं कक्षा आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है संपूर्ण संधि प्रकरण। ठीक है। अभी हमारी हल संधि चल रही है। क्या? हल संधि। जो भी पाठक महानुभाव संपूर्ण संधि को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं निःशुल्क, तो वे सभी पाठक इस प्लेलिस्ट को क्रम से पढ़ें। ठीक है। चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ संधि पढ़ाई थी। ये हल संधि हमारी चल रही है और हल संधि में हमने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। ये 16 माने इनका जो नंबर चल रहा है उस हिसाब से 16वें नंबर तक हमने संधि पढ़ ली थी। अब इससे आगे हम चलते हैं। इसी में ये हमने इतना 16 नंबर चल रहा था, तो 16 नंबर में एक आगे सूत्र आएगा। यहां पर इन्होंने बताया है 16 नंबर में ही ये हमारा का है। ये इसमें का रख दिया इन्होंने। ठीक है। ये वाला का, ये यहां पर एक सूत्र दिया है। उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य। ठीक है। ये 8वें अध्याय के 4थे पाद का 61वां सूत्र है। ठीक है। इसका ही अर्थ यहां पर इन्होंने खोला है। देखिएगा ये का लिख करके। यदि उद उद ये उपसर्ग है, उद के पश्चात स्था धातु है ये, या स्तंभ, ये स्तंभ भी धातु है। तो स्था धातु से बना हुआ रूप, शब्द रूप या धातु रूप, मैं स्था धातु से बना शब्द अथवा स्तंभ शब्द से बना हुआ शब्द, स्तंभ धातु से शब्द आवे तो उनके माने इसे स्था के सा
और स्तंभ के स को थ का आदेश होगा। यदि उद उपसर्ग से उत्तर स्था धातु से बना हुआ कोई शब्द है अथवा स्तंभ धातु से बना हुआ कोई शब्द आ रहा है, बीच में कोई व्यवधान नहीं है, तो जो इन दोनों धातुओं का जो स है उसको क्या हो जाता है, था हो जाता है। क्या है, था। उदाहरण जैसे देंगे, केवल ये वाला जो नियम है ये केवल इन दो धातुओं के विषय में ही लगेगा। ठीक है, तो जैसे उद प्लस स्थानम, ये स्थानम शब्द कैसे बना हुआ है, स्था धातु से बना हुआ है। तो स्थानम, तो यहां पर क्या उद से उत्तर स्थानम का ये सा है, इसको क्या हो जाता है, था हो गया। क्या हो गया बोलो, ये सा को था हो गया। ठीक है, और स के स्थान में आदिष्ट, आगे बता रहे हैं, ये जो दा था, दा को ये ता दिख रहा है, ता को करने वाला सूत्र दूसरा है, अभी पहले इसकी बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, फिर कहते हैं कि ये जो था आदेश किया है स के स्थान में, इस आदिष्ट इस था का विकल्प से लोप भी हो जाता है। विकल्प से लोप होने पर क्या है, उत्थानम भी रूप बनता है। क्या है, इसका विकल्प से लोप कहा है। अब देखिएगा, यहां पर मैं आपको ये बताता हूं, पहले ये समझा देता हूं। हमारे पास में ये है क्या है, उ द और ये स्थानम, यहां पर ता स को क्या हो गया, था दो था हो गए। अब ये जो द है, द को क्या है, खरीच, क्या है, एक सूत्र है खरीचा, आगे पढ़ेंगे। खरीचा माने खर के परे रहते जो झल है उसको चर हो जाता है, माने इसी का पहला हो जाता है ता। अब ये कह रहे हैं कि अब ये ता आ गया और ये क्या है, था। तो था का विकल्प करके लोप भी हो जाता है। उसके लिए ये सूत्र बता रहे हैं, यहाँ पर एक सूत्र है, जब लोप हो जाएगा था का तो क्या बनेगा, उत्थानम। वो सूत्र क्या है, वो सूत्र को भी देख लीजिएगा, यहां पर लिखा है इन्होंने, झारो झारी सवर्णी, 8वें अध्याय के चौथे पाद का 65वां सूत्र है ये। झारो झारी सवर्णी, ये कहते हैं कि झारो झारी सवर्णी कि झर का सवर्ण झर के परे रहते। क्या, झर का यदि हल, बस तो हमने हल, हल से उत्तर, हल माने हल से उत्तर झर प्रत्याहार के अंतर्गत आया कोई वर्ण है, उसका लोप हो जाता है यदि आगे उसके सवर्ण झर, सवर्ण माने उसी के वर्ण वाला झर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। झर में क्या आते हैं आपके, वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले और तीनों स तीनों आ जाते हैं, ये वर्ण आते हैं। तो झरो झरी सवर्ण माने हल से उत्तर झर प्रत्याहारांतर्गत वर्ण का लोप हो जाता है यदि बाद में उसी का सवर्ण झर परे हो, माने उसी का भाई और वो झर प्रत्याहार में आता हो। अब क्या था, यहां पर ये था ऊ ता कर लिया था हमने, और ये था और ये था। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये क्या है, हल, हल है, हल से उत्तर इस, ये किस में आ रहा है, झर में, झर में आ रहा है, ये वर्ग का दूसरा अक्षर है, झर में आ गया। झर का लोप होता है यदि बाद में सवर्ण झर,
बाद में ये क्या है, था और ये था दोनों तो समान ही है, तो था पर ये है, सवर्ण झर है, मैं इस वाले था का और उस वाले था का समान सवर्ण संज्ञा है, तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम से। इसलिए क्या है, इसका विकल्प से लोप होता है, विकल्प से लोप करता है, लोप हो गया, लोप हो गया तो क्या बन गया आपका उत्थानम। ठीक है, जब लोप नहीं होगा तो आपका क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये दो था रहेंगे। प्रचलन में, अधिक प्रचलन में कौन सा शब्द है, ये वाला, सही ये भी है परंतु प्रचलन में ये शब्द है। ठीक है, ये बता दिया। देखिए और आगे ये उत्थान अभिरूप बनता है। इसी प्रकार से उद और स्तंभनम, ये स्तंभ धातु का है, तो उत्तंभनम, यहां पर भी थ का लोप हो जाएगा एक बार, तो उत्तंभनम बन जाए, दो ता है। ठीक है, थ का लोप हो गया, यहां पर थ का लोप ना होने पर क्या बनेगा, उत्थन तंभनम, उत्थतंभनम। परंतु इसका प्रयोग ना के बराबर है, कहीं देखने को मिलेगा है नहीं वर्तमान में, प्राचीन काल में होता होगा किसी विशेष क्षेत्र में, परंतु बनता है, ये भी बनेगा, जब लोप नहीं होगा तो ये बन जाएगा, रूप बनेगा। अब ये कह रहे हैं कि यहां पर कोई शंका करने लगे कि ये जो यहां पर ये जो था है, जब इसका लोप नहीं हुआ, यहां पर जब इस था का लोप नहीं हुआ, तो जो खरीच, खरीच सूत्र है, खरीच कि खर के परे रहते झल को चर हो जाता है, अर्थात झल को अपने उसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। अब ये कह रहे हैं यहां पर ये क्या है, ता, ये खर में आ गया, खर है ये, और इससे पूर्व में क्या है, ये झल है, तो इस था को चर होना चाहिए, इसी का ता होना चाहिए, तब खरीच तो नित्य है, खरीच विकल्प नहीं है, अभी सूत्र आ रहा खरीच, तो कहते हैं खरीच से यहां पर ता क्यों नहीं होता, उसका समाधान दे रहे हैं, उसका ये समाधान दे रहे हैं। ये समाधान आपकी समझ में अभी कम ही आएगा, क्योंकि व्याकरण प्रौढ़ व्याकरण का विषय है। इस आदिष्ट था, माने ये जो आदिष्ट था है, माने स के स्थान में हुआ था, ये वाला था है, ये किसके स्थान में हुआ है, स के स्थान में, को ता करने पर, ता माने खरीच लगाने लगेंगे, ता करने लगेंगे, तो क्या है, जो था आदेश ही असिद्ध हो जाएगा। व्याकरण में यहां पर ये जो सूत्र है, ये देखिएगा, खरीच ये सूत्र है, ये पढ़ेंगे आगे। ये सूत्र क्या, 8वें अध्याय के चौथे पाद का 55वां है, 55। और ये वाला जो सूत्र है, ये वाला, ये है 61वां, अर्थात ये सूत्र है बाद में और ये सूत्र है पहले। तो यहां पर अष्टाध्यायी क्रम में क्या होता है कि जो पहले वाला सूत्र है, जब वो करने चलते हैं, तो जब इसको करने चलेंगे, ये पहले वाला है, इसको करने चलेंगे, तो इस सूत्र ने जो काम किया है, था किया है, वो क्या है, था नहीं रहेगा, सही दिखेगा। ये असिद्ध की बात कर रहे हैं, असिद्ध हो जाता है, वहां अष्टाध्यायी में व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार, वो व्यवस्था आपको यहाँ नहीं समझाई जा सकती, पर आपके मन में शंका आने लगे कि यहाँ खरीच क्यों नहीं लगा, उसका ये समाधान बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, जो था है वास्तव में जब हम इसको लगाने लगेंगे, तो ये वाला इस सूत्र ने जो किया था वो असिद्ध हो जाएगा, सही दिखेगा, तो स को क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं, सा तो सा तो चर है ही अपने आप में, तो ये इसका समाधान है। ठीक है,
तो ये जो सिद्ध ये जो संधि है ये उद और स्था और स्तंभ इन धातुओं और उपसर्ग से संबंधित ही है, अन्यत्र कहीं नहीं, पर इनका प्रयोग देखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। द के स्थान में त, द माने ये जो उद का द था, इसके स्थान में त कैसे हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए देखिएगा नियम 18 है, आगे नियम आएगा। हाँ, द के स्थान में त कैसे हुआ, ये 18वां नियम कौन सा है आपका, ये वाला है, आगे वाला पढ़ेंगे ना, ये वाला। इसके लिए सूत्र है, ये कौन सा सूत्र है जो मैंने बताया था 4 नंबर का, खरीच, वो उसका संकेत कर रहे हैं। ठीक है, ये खरीच सूत्र है, इससे हुआ जो मैंने आपको बता दिया। ठीक, ये हो गई हमारी संधि। ठीक है, अब इसके आगे कहते हैं नंबर 17। सत्रहवां, यदि यहाँ नंबर 3 टिप्पणी है, यहाँ पर सूत्र है, कौन सा हमारा सूत्र है, ये देखिएगा, ये वाला सूत्र पढ़ना है अब। झयो होन्य तरस्याम, ये बहुत विशिष्ट संधि है, कभी कभी लोग समझ नहीं पाते, इसको अच्छी प्रकार समझ लीजिए। 8वें अध्याय की 4थी पाद का ये 92 सूत्र है, 92वां। ये क्या कहता है वास्तव में, झय से उत्तर, झय प्रत्याहारांतर्गत वर्णों से उत्तर यदि ह आ रहा हो तो ह को विकल्प करके पूर्व का जो पूर्व में वर्ण है झय, उसी का चौथा अक्षर हो जाता है, उसी के वर्ग का। आइएगा अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, यदि वर्गों के प्रथम द्वितीय और ये तृतीय और ले लीजिएगा, चतुर्थ वर्णों अर्थात झय, यहां छूट गया ये झय, झय प्रत्याहार के बाद ह आवे तो ह के स्थान में उसी वर्ग का चौथा अक्षर विकल्प से होता है। वर्ग का पहला अक्षर हो, वर्ग के क वर्ग च वर्ग आदि पहला, अथवा दूसरा हो, अथवा तीसरा हो, अथवा चौथा हो। ठीक है, तो क्या है, उससे उत्तर झय, माने आने उससे उत्तर नहीं, अर्थात झय, ये झय प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए, स नहीं मिलेगा कहीं। क्या है, का पा या स तो आएगा भी नहीं, इतने आ रहे, वर्ग के चौथे दूसरे, चौथे तीसरे दूसरे और पहले, इनसे उत्तर ह आ जाए कहीं, ध्यान रखिएगा, शब्द के बीच में आ जाए अथवा शब्द के आदि में आ जाए, माने झय प्रत्याहार शब्द के अंत में, उसके बाद में जो दूसरा शब्द आरंभ हो रहा उसका हा हो, अथवा शब्द के बीच में ही झय से उत्तर हा मिल जाए, तो भी क्या हो जाएगा, जो पूर्व में वर्ण है उसी वर्ग का चौथा अक्षर हो जाता है। जैसे वाक हारी ही, ध्यान दे, क्या है, वाक हारी ही, वाघारी ही अथवा वाघ हारी ही, दोनों बन जाएंगे। ये हा यहां देखिएगा, ये झय से उत्तर है, क्या है, झय से उत्तर है, ये ध्यान रखेंगे, ये झय से उत्तर है। यहां वास्तव में पहले क्या लगेगा, झलाम जशोअंत लगाएंगे। ठीक है, एक का दिखा दिया इन्होंने, वास्तव में यह गा दिखाना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, गा, क्योंकि यहां पर जो पद के अंत में जब इसका ये शब्द है वाघ हरी, तो यहां पर ये क्या है, झलाम जशो अंते, जो पीछे पीछे कक्षाओं में संधि पढ़ाई है, उससे क्या है, पद के शब्द के अंत में ये शब्द है, शब्द के अंत में झल को उसी वर्ग का तीसरा हो जाता है, तो का को वास्तव में ग हो जाएगा, पहले क्या होगा, ग। अब ग भी आ गया झय में,
अब ये हा आ गया तो इसको विकल्प करके इसी वर्ग का इसका चौथा हो गया घा को, तो इस गा का चौथा कौन सा है, घा हो गया, तो हा को घा हो गया, तो वाग वाघरी ही। जब नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा वाघरी ही। ये ऐसे समझना है, ठीक है। अब यहां पर बता रहे हैं ये कि यहाँ क वर्ग के प्रथम अक्षर क के बाद ह आया है, अतः ह के स्थान में क वर्ग का चतुर्थ अक्षर घ हो गया। यदि यहाँ पर क्या हो, च हो, मानिए च हो, तो इसको क्या हो जाएगा, झ हो जाएगा, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, झ। तो च वर्ग का चौथा हो जाएगा, ट होगा तो ढ हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये है आचा और ह्रस्वः, यहां पर हम इसको मिलाएंगे, मिलाकर संधि करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, च को पहले ज हो जाएगा, ज हो जाएगा, ज के बाद में ये जो हा है इसको इसी का चौथा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आ ज्रास्वाह, ये ज हो जाएगा, इसको अज्रस्वाह। इसी प्रकार से दूसरी जगह भी समझना है, जहां जहां आएगा वहां। और एक बार ऐसा भी हो जाएगा अजह्रस्वः, विकल्प है, तो वाघारी ही। अतः ह के स्थान में कबर कैसे हो गया, क के स्थान में ग कैसे हुआ, इसके लिए देखिए नियम 14 वही है, झलाम जशो अंते, क्या झलाम जशो अंते से यहां पर त को द हो गया है, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारी संधि हो गई, कौन सी संधि हो गई जी बोलो, ये झयो होन्य तरस्याम, ये सूत्र वाली संधि। अब आ रही है खरीच, ये बहुत प्रसिद्ध संधि है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 18 नंबर, झल माने झल का अर्थ हो गया वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले और स ऊष्म, अर्थात अनुनासिक व्यंजन, माने अनुनासिक वर्ग के 5वें अक्षर, तथा अंतस्थ माने वर्णों को, या व र इनको या व र ल इनको छोड़कर और किसी व्यंजन, बाकी व्यंजन के बाद यदि खर का अर्थ हो गया वर्ग के दूसरे और पहले अक्षर और श भी आ जाएंगे बस, तो का ख च छ ट ठ त थ प फ और सा भी आ जाएंगे, ठीक है। पर सा में बहुत कम संधि लगती है ये वाली। वर्ण कोई वर्ण आवे तो व्यंजन के स्थान में, व्यंजन माने जो ये व्यंजन है इनको छोड़ करके दूसरे व्यंजन है, माने वर्ग के चौथे और तीसरे, वर्ग के चौथे और तीसरे और दूसरे को कहते हैं, कोई व्यंजनों के स्थान में चर अर्थात उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है, परंतु जब उसके बाद कुछ भी न हो रहता है तब उसके स्थान में प्रथम अथवा तृतीय वर्ण हो जाता है। यदि खर ना हो शब्द के अंत में कोई व्यंजन आ रहा हो, ये वाले व्यंजन माने अनुनासिक से 5वें को छोड़ करके और उसको तो कहते हैं फिर जो वर्ण है उसी का विकल्प करके तब उसके स्थान प्रथम अथवा तृतीय वर्ण हो जाता है उसी वर्ग का। जैसे अब देख लीजिएगा, इसके लिए सूत्र अलग से बनाया है, टिप्पणी लिखी है नंबर 5, देखिएगा क्या है, वावसाने, ये वावसाने ये करता है, ये
जब कोई खर बाद में नहीं होगा, माने कोई व्यंजन नहीं होगा, तो कहते हैं कि इसको अवसान माना जाएगा। अवसान क्या है? ये शब्द के अंत में उसके आगे कुछ नहीं कहना, विराम लगा हुआ है, वहां के लिए बता रहे हैं। तो वहां पर ये विकल्प से कर देता है उसको तीसरा। अब उदाहरण में और आपको स्पष्ट होगा। जैसे उद प्लस कीर्ण, अब ये द है और ये का खर में आ गया, वो झल में आ गया, व्यंजन में आ गया, तो उस द को क्या हो जाएगा? उसी का पहला अक्षर हो जाएगा उत्कीर्ण। सुहृद क्रीडति, सुहृद क्रीडति, तो यहाँ पर द है, खर आगे आगे, ये आपका व्यंजन है, तो सुहृत क्रीडति। ठीक है। अब देखिएगा, अब उसका दूसरे वाले नियम का बता रहे हैं, वावसाने वाला। जैसे वाक वाग, यहां पर क्या है? ये वाक शब्द है। वाक को पहले क्या हो गया? झलाम जशो अंते से इसको क्या कर लिया? वाग ऐसा कर लिया। क्या कर लिया? वाग। झलाम जशवंते से इसको हमने क्या कर दिया? ग कर दिया। अब ये बाग बन गया। अब कहा कि ये इसके आगे कोई शब्द नहीं है, विराम है, आगे कुछ नहीं कहना, बाग बस। तो कहते हैं अभी इसको विकल्प से क्या हो जाएगा? इसी का पहला भी हो जाएगा, ये भी बना रहेगा, ये भी बना रहेगा, दोनों प्रयोग होंगे, वाक वाग। ऐसे रामात रामाद, अब यहाँ रामात विराम है, यहाँ पर कुछ कहना नहीं है इनको, बस रामात, आगे कुछ है ही नहीं, खरबादी, तो इसलिए यहाँ ऐसा का ऐसा ही रहेगा ये। ठीक है। तो ये जो दोनों सूत्रों से ये संधि होती है, खरीचा और वावसान। ठीक है। सीधा सा नियम है कि झल को चर हो जाता है, खर के परे रहते। अब यहाँ तो हिंदी के माध्यम से समझा रहे हैं, क्योंकि आपको सूत्रों का अर्थ समास आदि तो कुछ बता नहीं सकते। ठीक है। तो ये खरीचा संधि ये कहती है, वापसाने इसी के साथ लग जाती है। ठीक है। अब आ रहा हमारा आगे की संधि 19वीं, शा नंबर 6। ये कहते हैं शा यदि किसी ऐसे शब्द के बाद आवे जिसके अंत में झय अर्थात वर्गों के प्रथम द्वितीय या चतुर्थ वर्ण हो और श के बाद अट वल के अम तक अर्थात कोई स्वर अंतस्थ अनुनासिक व्यंजन या हा रहे तो श के स्थान में विकल्प से छ हो जाता है। अब समझ लीजिएगा, ये कह रहे हैं इसके लिए सूत्र है। क्या सूत्र है इसका? सूत्र है षष्ठोटी। क्या है? षष्ठोटी। ठीक है। और एक 8वें अध्याय के चौथे पाद का बात है, इसी पे एक वार्तिक भी है, छत्वम अमी इति वाच्यम। ठीक है। ये दोनों सूत्र हैं, इसको अभी बाद में बताऊंगा खोल करके, अब यहां हिंदी समझिएगा पहले। ये कहते हैं शाह, क्या जो तालब शकार है, शाह यदि किसी ऐसे शब्द के बाद आवे, माने कोई ऐसा शब्द है जिसके बाद जो श आ रहा, माने श क्या है? जो शब्द है उसका पहला अक्षर है। अर्थात कैसे शब्द के बाद? जिस शब्द के अंत में झय, झय का मतलब हो गया आपका वर्ग का पहला, वो वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला अक्षर, वो वर्ग के प्रथम, द्वितीय या तृतीय, चतुर्थ वर्ण। ठीक है। चतुर्थ या तृतीय लिखा नहीं, तृतीय भी लिख लेना चाहिए। हो तो श के स्थान, श के बाद और क्या हो? फिर जो श है उसके बाद में क्या होना चाहिए? अट।
अट का अर्थ क्या है वास्तव में? अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? सारे अच आ गए, स्वर आ गए, और हा या व र ट माने हा या व र ये आ गए। परंतु ये कहते हैं कि महर्षि पाणिनि ने तो अट कहा है, तो वार्तिक जो दिया है छत्वम अमिति वाच्यम कि अट के स्थान में अम कहना चाहिए। अम का अर्थ क्या हो गया? अम में और बढ़ जाएंगे, अम में क्या हो जाएंगे? सभी स्वर आ जाएंगे, हा या व र, और फिर ल और फिर न्या मा गा नम वर्ग के 5वें अक्षर भी आ जाएंगे अम में। तो अम कहना चाहिए, अम के परे, माने अम प्रत्याहार का कोई वर्ण परे हो। ठीक है, तो तक अर्थात कोई स्वर अंतस्थ आ गए आपके, और अनुनासिक व्यंजन आ गए आपके, और हा भी आ गया। ठीक है, रहे तो श के स्थान में विकल्प से छ हो जाता है। अब समझिए, यहां घटाइएगा। जैसे ये है, ये तद शब्द है। ठीक है, तद शब्द क्या है? ये द इसमें झय आ रहा है, झय झय प्रत्याहार में आता है द, और इसके बाद में ये शा आ रहा है। ये बताए जय के बाद में शा आ जाए, फिर उसके बाद में अम माने अम में माने अम में ई आ गया, तो ई के पर रहते इस श को विकल्प से क्या हो जाता? छ हो जाएगा, छ। तो तच्छिवः, ध्यान दिए यहां पर ये दा को छ वो अभी बता देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? छ हो गया, अथवा ऐसा भी कर सकता शिवः, तत् शिवः तदा श्लोकेन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? तत् श्लोकेन। यदि वो वार्तिक नहीं होता तो यहां पर नहीं होता, क्योंकि यहां पर श के बाद में ला आ रहा है। क्या आ रहा है? ला। और ला ये अट में नहीं आता, अट में नहीं आता, किस में आता है? अम में आता है। हमें यहां पर भी करना है, इसलिए अम प्रत्याहार को कहना चाहिए, अट के स्थान में अम को मानना चाहिए। तो इसलिए यहां पर भी विकल्प से तच्छ्लोकेना, तच्छ्लोकेना दोनों बन जाएंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा। तो अब ये देखिएगा, जैसे उत्तर श को छ हो जाता है, अट का अर्थ है अम प्रत्याहार के परे रहते, अम प्रत्याहार अंतर्गत वर्ण के परे रहते। अब यहां पर ष्टुत्व संधि हुई है, संधि को और देख लीजिएगा। ये क्या है? द, क्या है? द। पहले इसको क्या लग जाएगा? खरीचा, नहीं, पहले इसको स्तोष्णाश्चुत से क्या होगा? इसको स्तोष्णाश्चुत से क्या हो जाएगा? इसको ज हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्या होगा? ष्टुत्व संधि से, ये हमारा सूत्र है ष्टुत्व वाला 39वां। तो पहले से द को ज होगा, ज हो गया ष्टुत्व संधि से, स्तोष्णाश्चु से, ये पढ़ा दिया पहले ही। फिर उसके ज को, इसको आगे क्या आ रहा है? ये आ रहा है हमारा छ। तो जो अभी लगाया था खरीचा, खरीचा से माने जल को इसका चर हो जाएगा, तो चर माने च हो जाएगा, तो च हो गया। ये ऐसे खरीच लगा यहाँ पर, ष्टुत्व संधि होकर के फिर खरीच लगा। ऐसे ही यहां पर लगा है, ध्यान रखेंगे, यहां पर भी लगा है, दोनों जगह लगा। खर में छ भी आता है, श भी आता है। खर में ये छ भी आता है, श भी आता है, इसलिए खरीचा आराम से दोनों जगह लग जाए। ठीक है, ये हो गया। चलिएगा, तो ये हमारी संधि हो गई, ये आपको बता दिया।
अब नंबर 20, पदांत म के बाद यदि कोई व्यंजन आवे तो उसके स्थान में अनुस्वार हो जाता है। यह बहुत प्रसिद्ध संधि है। यदि पदांत माने कोई शब्द है, शब्द के अंत में यदि मा आ रहा है और उसके बाद कोई व्यंजन आ जाए, माने जो दूसरा शब्द है उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए, व्यंजन, तो उस मां को क्या हो जाता, अनुस्वार हो जाता है। इसके लिए सूत्र है, यहां पर देखेंगे, प्रसिद्ध संधि है मौनुस्वार। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का, या संख्या थोड़ी सी 23वां सूत्र है, इसके आगे ही है फिर, ठीक है। ये क्या है, पदांत मकार को अनुस्वार हो जाता है हल्के परे रहते व्यंजन के परे रहते, ठीक है जी। अब आइएगा, अब उदाहरण देख लीजिएगा। हरिम वंदे, तो ये वाह हल में आ गया, ये पद के अंत में है, तो इसको हरिम वंदे, हरिम वंदे अनुस्वार हो गया। गृहम चलती, तो गृहम चलती। अब कहते किंतु, किंतु कहते हैं गम या गम्यते, न कि गण्यते होगा, क्योंकि मां पद के अंत में नहीं है बल्कि बीच में। ये इसका दिखाना चाह रहे हैं, शब्द के अंत में होना चाहिए। यहां पर क्या है, ये गम्यते है, गम्यते, तो ये जो मां है ये शब्द के अंत में नहीं है, बीच में है, इसलिए नीचे रहेगा, ऐसे रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा, व्यंजन आगे होगा तो भी कुछ भी नहीं होगा, ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि पद के अंत में मां नहीं है, बीच में है, इसलिए, ठीक है। आइएगा अब और देख लेते हैं, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे आज। अब है 21वां, अपदांत, इस पर ये सूत्र अभी बताएंगे। अपदांत मा न के बाद यदि झल अर्थात अनुनासिक व्यंजन तथा अंतस्थ को छोड़कर कोई भी व्यंजन आवे तो मां न के स्थान में अनुस्वार हो जाता। ये कहते हैं शब्द है, शब्द के अंत में नहीं, शब्द के मध्य में, पद के अंत में, पद के मध्य में यदि मां हो अथवा ना हो और आगे झल आ जाए, झल का अर्थ हुआ, ध्यान दे, झल का अर्थ हुआ वर्ग के चौथे, माने वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले और ऊष्म, इतने वर्ण बाद में हो, कोई भी हो इनमें से, तो इनको क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाता है। जैसे आक्रम्स्यते, तो क्या हो गया, जैसे आक्रंस्यते, अभी मां को अनुस्वार हो गया, ये क्या पद के बीच में है, मध्य में है, तो आक्रंस्यते सा आ गया जल में। ऐसे यशान सी, यशान सी सा आ गया, ठीक है। परंतु बता रहे हैं, जैसे कोई कहे परंतु मन यते, मन्यते, यहां पर क्यों नहीं हुआ, ये तो म का दिखा दिया, न का दिखा दिया, यहां पर क्यों नहीं हुआ, ये भी तो पद के अंत बीच में है। तो कह रहे हैं भाई ये जो या है ये झल में नहीं आता, यहां मन्यते नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो न है, न के बाद में यह आ जाता है जो कि अंतस्थ है, यह झल में नहीं आता, इसलिए नहीं होगा, बेचक शब्द के बीच में बना रहे। उसी प्रकार ग्रामान गच्छति, ग्रामान गच्छति, यहां पर पद के अंत में, यहां पर ग्रामाम गच्छति नहीं होगा, क्योंकि न पद के अंत में है, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। जो शर्त है वो शर्त पूरी घटनी चाहिए।
यहाँ तो पद के अंत में बेशक ना है, पर पद के अंत में, वहां पद के अंत में नहीं कहा, इसलिए इसको न को नहीं होगा। ठीक है, अब आगे है हमारा चलिएगा, अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, आज इतना ही करते हैं, इतना ही करेंगे। तो ये अनुस्वार की पढ़ लिया, माना अनुस्वार। अब अनुस्वार को कुछ करेंगे, अनुस्वार को भी कभी कभी कुछ हो जाता है, वो आगे की कक्षा में करेंगे। तो आज की कक्षा में हमने आपको संधि के एक नश्चापदांतस्य जलि ये सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र से क्या हुआ था, नश्चापदांतस्य जलि सूत्र था इसका, ना और ऊपर से च से मां आ रहा है, अपदांतस्य माने शब्द के मध्य में होगा, तो उसको क्या है, झल के परिरत या झल है, जल के परिरत क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। तो दो सूत्र ये हमने पढ़े आपके संधि के आज, और 3 4 षष्ठोटी वावसाने खरीचा झयो हो नितरस्याम झरो झरी सवर्णे उदास्था स्तंभो पूर्वस्य। 6 सूत्र ये और 2 सूत्र वो, 8 सूत्र पढ़ लिए, काफी है संधि के 8 सूत्र। ठीक है, इन संधियों को आपको एकदम संस्कृत में ही पढ़ना है, तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा व्याकरण क्रम से। ये तो केवल हम इस पुस्तक से पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले पाठक उनको समझाने की दृष्टि से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।